ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडन के खूबसूरत दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना का इस्लाम पहुँचे। आज 24 अप्रैल है और यहाँ दारुल हुकूमत में मौसम बहुत ही खुशगवार है, धूप निकली हुई है और हल्की सी हवा में खुनकी है, लेकिन बाहर बैठने का जो है वो बहुत मज़ा आ रहा है। और आज के व्लॉग में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक ये कि स्वीडन की हुकूमत ने जो लोग रज़ाकाराना तौर से स्वीडन से जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जो है इमदादी पैकेज का जो है वो ऐलान किया है और इस पे जो है वो क्रिटिसिज्म भी आया है। उस सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरा, पिछले व्लॉग में हमने ये बात की थी कि स्वीडन में जो तारकीन वतन इमिग्रेंट्स हैं वो मुख्तलिफ शोबाजात में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उसमें कुछ स्लाइड्स मैंने शेयर की थी, लेकिन उनकी तफसील बताएंगे कि खुसूसन जो सेहत का शोबा है उसमें जो इमिग्रेंट्स है, तारकीन वतन है, उनका क्या किरदार है और क्या स्वीडन का सेहत का शोबा इमिग्रेंट्स के बगैर चल सकता है। तो ये तमाम तर तफसीलात आज के व्लॉग में शामिल हैं और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की जो सताइश है उसकी वजह से ये व्लॉग्स का सिलसिला जारी है। और मुझे आप लोगों की तरफ से जो फीडबैक मिलता है उसमें जितने लोग भी स्वीडन में रहते हैं जो उर्दू, हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, भारत से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है और अफ़गानिस्तान से हैं, वो सब कहते हैं जी कि हम ये तमाम व्लॉग्स देखते हैं। बल्कि कुछ मुझे वो स्वीडिश लोग भी मिले हैं जिन्होंने उर्दू सीखी है और यहाँ कुछ उर्दू पढ़ भी रहे हैं, तो वो भी कहते हैं जी कि हम आपके व्लॉग्स को देखते हैं। तो इसलिए मेरी अब कोशिश होगी कि एक तो मैं ज़्यादा आसान अल्फाज में और कुछ थोड़े ठहरे लहजे में बात करूं ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इतनी दिलचस्पी से इन व्लॉग्स को देखते हैं और आपको इंतज़ार रहता है। तो आज क्या, जैसे मैंने कहा कि पहले हम ये बात करते हैं कि क्या स्वीडन जो है वो तारकीन वतन यानी इमिग्रेंट्स के बगैर चल सकता है। तो शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसमें इमिग्रेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल ना अदा कर रहे हों। पिछले व्लॉग में मैंने इस हवाले से तफसील से बात की है और यहाँ पे आप आम लेबर से लेके हाई टेक तक चले जाएं, आप आईटी जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और जो बाकी शोबा जाता है, उन सब में इमिग्रेंट्स जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका कलीदी रोल है और उनकी इतनी बड़ी तादाद उन तमाम शोबाजात में काम कर रही है कि अगर इमिग्रेंट्स वहाँ ना हो तो ये मुल्क जो है वो रुक जाए। और ये स्वीडन ही नहीं, बाकी मुल्कों की भी सिचुएशन ऐसी ही होगी। और अब हमारे सामने ये स्टैटिस्टिक्स हैं, डेटा है जो स्वीडन का जो सरकारी इदारा है एससीबी यानी स्वीडन का जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है, उसने 2022 के जो अदाद शुमार दिए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। और इसमें ये बताया गया है कि 18 से 64 साल यानी 18 टू 64 ईयर्स के जो लोग हैं जो स्वीडन के शोबा सेहत में काम कर रहे हैं, और ये 2022 का डेटा है, इसमें जो 39% यानी 39% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं स्वीडन में जो काम कर रहे हैं, जो स्वीडन से बाहर पैदा हुए हैं। और अगर स्वीडन में भी पैदा होने वाले इमिग्रेंट्स को शामिल किया जाए तो फिर तो ये तादाद यकीनी तौर पे 39 से बढ़ जाएगी। इसके बाद जनाब वो डॉक्टर जो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, एसटी लेकर है, उनकी जनाब तादाद स्वीडन में 27% है। और इसके बाद जो डॉक्टर्स यहाँ पे जो है वो आतिशंस कर रहे हैं, यानी वो हाउस जॉब कह लें, उनकी तादाद जो है वो 17% है, 17% है। और बाकी जो डॉक्टर्स हैं जिनको आप हाउस फिजिशियन कह लें, जिसला करे, वो 42% है, 42%। और जो नर्सेज हैं यहाँ पे जो इमिग्रेंट बैकग्राउंड की हैं, जो बाहर स्वीडन से पैदा हुई हैं, वो 16% हैं। और जो डेंटिस्ट हैं वो जनाब 42% है, 42% जो स्वीडन से बाहर पैदा हुए हैं और अब स्वीडन में वो काम कर रहे हैं। इसके बाद जनाब डेंटल टेक्नीशियंस हैं, वो 27% हैं। फिर डेंटल हाइजीन के शोबा में काम करने वाले वो जनाब हैं 29%, 29%। और उसके बाद जनाब डेंटल नर्सेज वो जनाब 23%। और जो फार्मेसी में काम करते हैं, अपोतेक में फार्मासिस्ट, वो 44%, 44%।
और उसके बाद जनाब अंडर नर्सिस 47%। तो ये समझें कि सेहत का पूरा शोबा जो है वो तारकीन वतन जो है वो तकरीबन 50% उनकी जो है वो तादाद है। और इसमें ज़ाहिर उन्होंने जो वो लोग लिए जो स्वीडन से बाहर पैदा हुए हैं और जो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं जो जिनको इमिग्रेंट काउंट किया जाता है बैकग्राउंड की वजह से, तो फिर तो ये तादाद यकीनी तौर पे 50% से बढ़ जाएगी। और इसमें बाज़ शोबे जो बूढ़ों की निगहदाश्त वगैरह है दूसरे हैं वो इसमें शामिल नहीं, उनमें यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तादाद है। तो इस हकीकत को यहाँ के उन लोगों को भी समझना चाहिए जो हर वक्त जो है वो इस चीज़ का प्रोपोगेशन करते रहते हैं कि इमिग्रेंट्स जो है वो यहाँ पे स्वीडन में है। ये उनका एक पॉजिटिव पहलू है। लेकिन हुकूमत ने एक स्कीम जो है वो तैयार की है और लोगों को कहा है कि जो स्वीडन में यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारे या वो रज़ाकाराना तौर पर स्वीडन से जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़े माली पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। कानून उस हवाले से बन रहा है। इस वक्त अगर कोई शख्स स्वीडन से अपनी मर्जी से जाना चाहे तो उसको हुकूमत जो है वो 10,000 स्वीडिश क्राउन देती है। अब इसमें हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया हुआ था और उस कमीशन ने इतनी ज़्यादा सिफारिशात नहीं की, लेकिन स्वीडन की हुकूमत और जो स्वीडिश डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने उस के बरक्स जो है वो कहा है कि नहीं, उन लोगों को बहुत माली इमदाद दी जाए ताकि इंसेंटिव दिया जाए वो स्वीडन छोड़कर चले जाएं। तो जो एक बालग शख्स है, अडल्ट है, उसको 3,50,000 स्वीडिश क्राउन दिए जाएंगे अगर वो स्वीडन छोड़ के जाना चाहे। और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको 25,000 स्वीडिश क्राउन देंगे। और अगर कोई जोड़ा है मियाँ बीवी और वो रजा कराना तौर पर यहाँ से जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो उनको देंगे जनाब 5,500,000 स्वीडिश क्राउन्स। और जो एक फैमिली है पूरी जिनमें यानी मियाँ बीवी और बच्चे भी हों उनको 6 लाख स्वीडिश क्राउन जो है वो देंगे। और ये उन लोगों को देंगे जिनके पास यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है या आर्जी वीज़ा है, यानी जिनके पास वीज़ा होना चाहिए। जिनके पास वीज़ा ख़त्म है वो इसमें शामिल नहीं है। तो और जो स्वीडिश सिटीज़न बन चुके हैं वो भी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि सिटीज़नशिप कानून के तहत अभी ख़त्म नहीं की जा सकती। तो सिर्फ जिनके पास रेजिडेंस परमिट है वो अगर जाना चाहें और वो राब्ता करें हुकूमत से तो वो इतने पैसे आपको देंगे। और इसमें यह है कि उन्होंने शो करना जी कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपनी मर्जी नहीं जा सकते, आप हमें रकम दें। और अगर ये कानून मंजूर हो गया, अभी ज़ाहिर आखिरी मराहल में है, तो फिर ये अगले साल 1 जनवरी से 1 जनवरी 2026 से ये कानून जो है वो नाफिज हो जाएगा। और ये वजारत इंसाफ ने इसको जो है वो ड्राफ्ट किया है। और इसमें जो माइग्रेशन के मिनिस्टर हैं योरन फॉसल, उन्होंने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे एडजस्ट नहीं है या यहाँ मुआशरे में इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे या वो किसी तरह से वापस अपने मुल्क जाके अपनी वहाँ बेहतर ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं तो उनको हम इतनी रकम देंगे ताकि वहाँ जाके वो अच्छी तरह से सेटल हो सके। और यही राय जो है वो स्वीडिश डेमोक्रेट्स के जो तर्जमान है लुडविग स्प्लिंग उनकी भी है कि लोगों को यहाँ से जाने के लिए जो है वो एक तरगीब दी जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और वो यहाँ पे उनके बच्चे भी यहाँ हैं, वो बच्चे उनके स्कूलों में जा रहे हैं, वो किस तरह से अपने उन मुल्कों में जाके रह सकते हैं। तो नाजरीन से मैं पूछना चाहूँगा कि उनकी राय में हुकूमत ये जो रकम दे रही है एक बालग शख्स को 3.5 लाख और एक फैमिली को जो है वो 6 लाख स्वीडिश क्राउन, तो आपके ख्याल में जो लोग यहाँ पे सेटल नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है या वो किसी तरह से परेशानी का शिकार हैं, तो क्या आपके ख्याल में इतनी रकम उन लोगों के लिए काफ़ी होगी स्वीडन छोड़ने के लिए? यानी उनको रेजिडेंस परमिट या यहाँ का जो वीज़ा है उससे उनको विथड्रॉ करना होगा, क्या वो वापस नहीं आएंगे, वो अपने मुल्क में ही रहेंगे? और आप बताइए कि आपके ख्याल में ये इंसेंटिव किस हद तक जो है वो कामयाब हो सकता है, किस हद तक लोग जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में।